सूर्य की पहली किरणें जैसे ही सूर्यगढ़ के विशाल महल पर पड़ी, पूरा राज्य सुनहरी रोशनी से चमक उठा। महल के बाहर सैनिकों की टुकड़ियां अभ्यास कर रही थी। अस्तबल में दर्जनों घोड़े खड़े थे, लेकिन उनमें से एक घोड़ा था जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। नाम था वज्र। काले बादलों जैसा शरीर, अग्नि जैसी आंखें और हवा से भी तेज दौड़ने की शक्ति। कहा जाता था कि वज्र केवल उसी की बातें मानता है जिसका हृदय निडर हो। कई वीर योद्धाओं ने उसे वश में करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहे। उसी समय महल की सबसे ऊंची बालकनी से एक युवती नीचे उतरी। वह थी राजकुमारी आर्या। आर्या केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत साहसी भी थी। तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी हर कला में निपुण, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा थी, मैं व्रज को अपना साथी बनाकर रहूंगी। वह तेज कदमों से अस्तबल पहुंची। सेनापति ने उसे देखते ही कहा, राजकुमारी कृपया वज्र के पास मत जाइए, वह किसी को अपने पास नहीं आने देता। आर्या मुस्कुराई और बोली, सेनापति, डर कर कोई इतिहास नहीं बनाता। आज से वज्र केवल मेरी आज्ञा मानेगा। यह कहकर वह धीरे धीरे वज्र के पास पहुंची। सभी सैनिकों की सांसें थम गई। क्षणों तक व्रज शांत खड़ा रहा, फिर अचानक उसने जोर से हिनहिनाया, राजकुमारी पीछे हट जाइए। सेनापति चिल्लाया, लेकिन आर्या नहीं रुकी। उसने धीरे से व्रज की गर्दन पर हाथ रखा। एक पल के लिए लगा जैसे घोड़ा शांत हो गया हो। आर्या मुस्कुराई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन अगले ही क्षण व्रज ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उठा दिए। आर्या किसी तरह उसकी पीठ पर चढ़ गई। अब बहुत देर हो चुकी थी। व्रज बिजली की गति से महल के द्वार की ओर दौड़ पड़ा। राजकुमारी, पूरा महल गूंज उठा। सेनापति ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत व्रज का पीछा करो, किसी भी कीमत पर राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाओ। दर्जनों सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। उधर व्रज पहाड़ों, नदियों और पगडंडियों को पार करता हुआ घने जंगलों में प्रवेश कर चुका था। आर्या पूरी ताकत से लगाम खींच रही थी। व्रज, रुक जाओ, मैं गिर जाऊंगी। लेकिन व्रज मानो किसी अनजान भय से भाग रहा था। अचानक सामने गहरी खाई दिखाई दी। आर्या की आंखें फैल गई। हे भगवान! उसने पूरी ताकत से लगाम खींची। व्रज अचानक मुड़ा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। आर्या घोड़े से उछलकर जंगल की ढलान पर लुढ़कती चली गई। कुछ देर बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। घायल आर्या ने कांपती आवाज में पुकारा, कोई है? मेरी सहायता करो। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक युवा शिकारी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर रहा था। जैसे ही उसके कानों में सहायता की पुकार पहुंची, वह तुरंत सतर्क हो गया। उसने दूर के जंगल की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यह किसी संकट में फंसी युवती की आवाज है, मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। उसने बिना एक पल गंवाए अपना धनुष उठाया और बिजली की गति से उसी दिशा में दौड़ गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की यह मुलाकात केवल एक जीवन नहीं बचाएगी, बल्कि पूरे सूर्यगढ़ राज्य का भविष्य बदल देगी। जंगल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। घायल हमलावर भाग चुके थे, लेकिन रहस्यमय युवक की नजरें अब भी हर दिशा में घूम रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि खतरा अभी टला नहीं है। राजकुमारी आर्या ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम हो कौन? युवक हल्का सा मुस्कुराया, मेरा नाम वीर है, मैं इसी जंगल में रहने वाला एक साधारण शिकारी हूँ। आर्या को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जिस तरह उसने 5 प्रशिक्षित योद्धाओं को। उसी समय दूर से सैनिकों की आवाजें सुनाई देने लगी। राजकुमारी, राजकुमारी! वीर तुरंत बोला, वे आपके सैनिक हैं, अब आप सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, कम से कम इतना तो बता दो कि मेरी जान लेने वाले लोग कौन थे? वीर ने गंभीर स्वर में कहा, जो लोग आज यहाँ आए थे वे केवल मोहरे थे, असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। इतना कहकर वह जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ ही क्षण बाद सैनिक वहां पहुंच गए। सेनापति घोड़े से उतरते ही घुटनों के बल बैठ गया। राजकुमारी, आप सुरक्षित हैं, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। आर्या ने चारों ओर देखा। वीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वह जंगल की हवा में गायब हो गया हो। सैनिक राजकुमारी को लेकर महल लौट आए। उधर महल से बहुत दूर पहाड़ों के बीच बने एक प्राचीन किले में एक नकाबपोश व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसी समय घायल सरदार उसके सामने पहुंचा। मालिक, हम असफल हो गए। किसी अज्ञात युवक ने राजकुमारी को बचा लिया। नकाबपोश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एक साधारण युवक ने हम मेरे योद्धाओं को हरा दिया। सरदार ने सिर झुका लिया। महाराज, उसकी तलवार चलाने की कला अद्भुत थी, ऐसा योद्धा हमने पहले कभी नहीं देखा। नकाबपोश ने अपनी मुट्ठी भींच ली।
तो अब पहले उस युवक को ढूँढो, फिर राजकुमारी को, दोनों जिंदा नहीं बचने चाहिए। उधर महल में राजा विक्रमसेन अपनी पुत्री को सकुशल देखकर भावुक हो उठे। बेटी, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता। आर्या ने पूरी घटना राजा को बता दी, लेकिन उसने वीर का नाम किसी को नहीं बताया। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उस रहस्यमयी युवक का रहस्य अभी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। रात गहरा हो चुकी थी, पूरा महल सो चुका था, लेकिन आर्या की आंखों में नींद नहीं थी। बार-बार उसे वही चेहरा याद आ रहा था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की थी। उधर जंगल में वीर एक पुराने आश्रम पहुंचा। आश्रम के बाहर एक वृद्ध ऋषि उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, वीर, क्या आखिरकार तुम्हारी भेंट राजकुमारी से हो गई? वीर आश्चर्य से बोला, गुरुदेव, आपको कैसे पता? ऋषि ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, समय का चक्र घूम रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपने जन्म का सबसे बड़ा रहस्य पता चलेगा। जिस सत्य से तुम्हें वर्षों तक दूर रखा गया, वही सत्य पूरे सूर्यगढ़ का भविष्य बदल देगा। वीर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुदेव किस रहस्य की बात कर रहे हैं। तभी आश्रम के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। छिप कर उनकी सारी बातें सुन रहा था। वीर तुरंत धनुष उठाकर बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल जमीन पर एक राजकीय मोहर पड़ी हुई थी, जो यह संकेत दे रही थी कि महल का ही कोई व्यक्ति इस रहस्य से जुड़ा हुआ है। वीर ने मुहर उठाई और धीरे से कहा, अब यह लड़ाई केवल राजकुमारी की रक्षा की नहीं, पूरे राज्य को बचाने की है। सुबह होते ही वीर उस राजकीय मुहर को लेकर आश्रम के भीतर पहुंचा। गुरुदेव ने जैसे ही उस मुहर देखी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वीर, मुझे डर था कि एक दिन यह मुहर तुम्हारे हाथ अवश्य लगेगी। इसका अर्थ यह है कि दुश्मन अब महल के भीतर तक पहुंच चुका है। वीर ने पूछा, गुरुदेव, आखिर यह सब कौन कर रहा है? गुरुदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अभी समय नहीं आया है। यदि अभी सच जान गए तो तुम्हारा क्रोध तुम्हारे धैर्य पर भारी पड़ जाएगा। पहले राजकुमारी की रक्षा करना आवश्यक है। उधर सूर्यगढ़ के महल में राजकुमारी आर्या बार बार उसी रहस्यमयी युवक के बारे में सोच रही थी। तभी सेनापति वहां पहुंचे और बोले, राजकुमारी, महाराज ने आज से आपकी सुरक्षा दुगुनी कर दी है। बिना सैनिकों के आप महल से बाहर नहीं जाएंगी। आर्या ने सिर हिला दिया, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर वीर कौन है? उसी समय महल के एक अंधेरे कक्ष में नकाबपोश व्यक्ति अपने गुप्त साथियों से मिला। उसने कहा, आज रात राजमहल में हमला होगा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रात होते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। अचानक महल की पिछली दीवार के पास कुछ परछाइयां दिखाई दी। नकाबपोश सैनिक रस्सियों के सहारे भीतर उतर आए। उन्होंने पहरेदारों पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में महल में अफरा तफरी मच गई। एक सैनिक दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा। महाराज, महल पर हमला हो गया है। राजा ने तुरंत तलवार उठाई और सेना को आदेश दिया, हर द्वार बंद कर दो, किसी भी हमलावर को जीवित मत छोड़ना। उधर राजकुमारी आर्या अपने कक्ष में थी। तभी खिड़की का शीशा टूट गया और दो नकाबपोश भीतर कूद पड़े। आर्या ने बिना डरे अपनी तलवार निकाल ली। उन्होंने पहले हमलावर का वार रोका और पलटकर ऐसा प्रहार किया कि उसकी तलवार दूर जा गिरी। तभी दूसरा हमलावर पीछे से हमला करने वाला ही था कि अचानक एक तीर आकर उसकी तलवार पर लगा। तलवार उसके हाथ से छूट गई। आर्या ने मुड़कर देखा, खिड़की के बाहर वही रहस्यमयी युवक खड़ा था, वीर। वीर ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, लगता है आपको फिर से मेरी जरूरत पड़ गई। यह कहकर वह एक ही छलांग में कमरे के भीतर आ गया। दोनों ने मिलकर सभी हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी महल के मुख्य द्वार से एक भारी धमाका हुआ। लोहे का विशाल दरवाजा टूट चुका था। नकाबपोशों का सरदार स्वयं सैकड़ों सैनिकों के साथ भीतर प्रवेश कर चुका था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। वीर ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसे समझ आ गया कि अब तक की लड़ाई केवल शुरुआत थी, असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। महल का विशाल द्वार टूट चुका था। चारों ओर तलवारों की टकराहट की आवाज गूंज रही थी। सैनिक पूरी वीरता से युद्ध कर रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। नकाबपोश सरदार ऊंची आवाज में बोला, आज सूर्यगढ़ का अंत निश्चित है। सबसे पहले राजकुमारी को पकड़ लो। यह सुनते ही दर्जनों सैनिक आर्या की ओर दौड़ पड़े। वीर तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और बोला, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी राजकुमारी को छू भी नहीं सकता। अगले ही पल भीषण युद्ध शुरू हो गया। वीर बिजली की गति से एक के बाद एक वार करता गया। कुछ ही क्षणों में कई हमलावर जमीन पर गिर चुके थे। राजकुमारी आर्या भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपनी तलवार से दो सैनिकों को निशस्त्र कर दिया। राजा विक्रमसेन स्वयं युद्ध भूमि में उतर आए और बोले, आज कोई भी कायर बनकर नहीं लड़ेगा। यह युद्ध हमारे राज्य के सम्मान का है। तभी नकाबपोश सरदार ने एक जलता हुआ तीर महल की ओर छोड़ दिया। देखते ही देखते महल के एक हिस्से में
आग लग गई, चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच सरदार चुपके से राजकुमारी की ओर बढ़ा। वह पीछे से वार करने ही वाला था कि वीर ने समय रहते उसे देख लिया। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार फेंकी, तलवार सीधी जाकर सरदार के हाथ पर लगी और उसका हथियार नीचे गिर गया। सरदार क्रोध से चीखा और स्वयं वीर पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया। कई मिनटों तक तलवारें टकराती रही। अंत में वीर ने ऐसा प्रहार किया कि सरदार की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। उसी समय सरदार का नकाब भी नीचे गिर पड़ा। उसका चेहरा देखते ही राजा विक्रम सिंह स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से अनायास निकला, महामंत्री तुम? पूरा दरबार हैरान रह गया। वर्षों से राजा का सबसे विश्वसनीय महामंत्री ही राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। महामंत्री हंसते हुए बोला, हाँ महाराज, वर्षों तक आपकी सेवा केवल इसी दिन का इंतजार करने के लिए की थी। आज मैं सूर्यगढ़ का राजा बनने वाला था, लेकिन इस युवक ने मेरी सारी योजना नष्ट कर दी। राजा ने क्रोधित होकर सैनिक को आदेश दिया, देशद्रोही को बंदी बना लो। सैनिकों ने महामंत्री को चारों ओर से घेर लिया। उसे बंदी बनाकर कारागार ले जाया गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। महल में शांति लौट आई। राजा विक्रमसेन वीर के पास आए और बोले, वीर तुम केवल मेरी पुत्री ही नहीं, पूरे राज्य को बचाया है। आज से सूर्यगढ़ हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। वीर विनम्रता से बोला, महाराज मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। तभी गुरुदेव भी महल पहुंच गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब वह समय आ गया है कि वीर अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जाने। यह सुनकर राजा, राजकुमारी और पूरा दरबार आश्चर्य से गुरुदेव की ओर देखने लगा। गुरुदेव ने आगे बढ़कर कहा, वीर कोई साधारण शिकारी नहीं, बल्कि सूर्यगढ़ के स्वर्गीय महाराज सूर्य प्रताप का पुत्र और इस राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वीर के पैरों तले जमीन मानो खिसक गई हो। उन उसकी आंखों में अनगिनत प्रश्न थे और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। पूरा दरबार स्तब्ध था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जंगल में रहने वाला साधारण शिकारी वास्तव में सूर्यगढ़ के स्वर्गीय महाराज सूर्य प्रताप का पुत्र है। वीर स्वयं भी मौन खड़ा था। उसकी आंखों में आश्चर्य, उलझन और अनेक प्रश्न थे। वीर ने धीरे से गुरुदेव से पूछा, यदि यह सत्य है तो मुझे बचपन से जंगल में क्यों पाला गया? मेरे माता-पिता कहाँ हैं? गुरुदेव ने गहरी सांस ली और बोले, आज से लगभग 25 वर्ष पहले सूर्यगढ़ पर शत्रुओं ने अचानक आक्रमण कर दिया था। उस समय तुम्हारे पिता महाराज सूर्य प्रताप ने राज्य की सुरक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। तुम्हें भी मारने का षड्यंत्र रचा गया तो क्योंकि तुम ही सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी थे। उसी रात मैं तुम्हें महल से निकाल कर इस जंगल के आश्रम में ले आया और तुम्हारी पहचान दुनिया से छिपा दी। वीर की आंखें नम हो गई। तो मेरा पूरा जीवन एक रहस्य था? गुरुदेव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यदि ऐसा न करता तो आज तुम जीवित न होते। राजा विक्रमसेन आगे बढ़े और बोले, वीर तुम्हारे पिता मेरे भाई जैसे थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि यदि कभी उनका पुत्र जीवित मिले तो उसे एक योग्य योद्धा और सच्चा इंसान बनाया जाए। आज उन्हें तुम पर गर्व होता है। यह सुनकर वीर ने राजा के चरण स्पर्श किए। उधर कारागार में बंद महामंत्री अब भी शांत नहीं बैठा था। उसने अपने एक वफादार सैनिक को संकेत दिया। आधी रात होते ही कुछ नकाबपोश लोगों ने कारागार पर हमला कर दिया। पहरेदारों को धोखा देकर उन्होंने महामंत्री को छुड़ा लिया। भागते समय महामंत्री ने क्रोध से कहा, आज मैं हार गया हूँ, लेकिन अंतिम विजय मेरी ही होगी। अब मैं ऐसी सेना लेकर लौटूंगा कि सूर्यगढ़ का नामो निशान मिट जाएगा। अगली सुबह यह समाचार पूरे महल में आग की तरह फैल गया। सेनापति घबरा कर बोले, महाराज, महामंत्री कारागार से भाग निकला है। राजा विक्रम सिंह के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर गई। वीर तुरंत बोला, महाराज, अब हम उसके आने का इंतजार नहीं करेंगे, हम स्वयं उसके गुप्त अड्डे तक पहुंचेंगे। राजकुमारी आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं भी इस अभियान में आपके साथ चलूंगी। यह लड़ाई केवल राज्य की नहीं, मेरे सम्मान और मेरे लोगों की भी है। पहले तो राजा ने मना किया, लेकिन आर्या के साहस और युद्ध कौशल को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। कुछ ही देर बाद वीर राजकुमारी आर्या, सेनापति और चुनिंदा 20 वीर सैनिक घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और उफनती नदियों को पार करते हुए वे एक सुनसान घाटी में पहुंचे। वहां उन्हें जमीन पर ताजे घोड़ों के निशान दिखाई दिए। वीर नीचे झुका और निशानों को ध्यान से देखने लगा। वह बोला, वे लोग यहीं से गुजरे हैं, उनका अड्डा अब बहुत दूर नहीं। इतने में अचानक चारों ओर से तीरों की वर्षा शुरू हो गई। सावधान! वीर जोर से चिल्लाया। सैनिकों ने तुरंत ढालें उठा ली, लेकिन अगले ही पल जंगल की झाड़ियों से सैकड़ों नकाबपोश योद्धा बाहर निकल आए। उनके बीच खड़ा महामंत्री जोर जोर से हंस रहा था। स्वागत है वीर, इस बार तुम मेरे जाल में स्वयं चलकर आए हो। अब यहाँ से कोई जीवित वापस नहीं जाएगा। वीर ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। राजकुमारी आर्या ने धनुष पर वार चढ़ाया और पूरा जंगल एक बार फिर भीषण युद्ध का साक्षी बनने वाला था। महामंत्री की बात सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। अगले ही पल उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और सैकड़ों नकाबपोश योद्धा वीर और उसकी सेना पर टूट पड़े। जंगल तलवारों की टकराहट और घोड़ों
की टापों से गूंज उठा। वीर ने अपनी तलवार निकाली और बिजली की गति से दुश्मनों पर टूट पड़ा। राजकुमारी आर्या भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने एक के बाद कई तीर चलाए, जिसने अनेक हमलावर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। सेनापति और सैनिक भी पूरी वीरता से युद्ध करने लगे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। महामंत्री दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज तुम्हारा अंत निश्चित है वीर। इतने में वीर की नजर पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने पत्थर के बुर्ज पर पड़ी। वहां कुछ लोग विशाल चट्टानों को नीचे गिराने की तैयारी कर रहे थे। यदि वे चट्टान नीचे आ जाती तो पूरी सेना दब जाती। वीर तुरंत चिल्लाया, राजकुमारी, सैनिकों को पीछे ले जाइए, मैं उन्हें रोकता हूँ। आर्या ने कहा, नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। वीर मुस्कुराया और बोला, यदि आप सुरक्षित रहेंगी तभी यह राज्य सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर वो पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में कई दुश्मनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं दिया। कुछ ही क्षणों में वह बुर्ज तक पहुंच गया। वहां उसने रस्सियां काट दी जिनसे चट्टानों को गिराया जाना था। दुश्मनों की योजना पूरी तरह विफल हो गई। नीचे जंगल में यह देखकर सैनिकों का उत्साह दोगुना हो गया। उन्होंने पूरी शक्ति से पलटवार किया। महामंत्री समझ गया कि अब उसकी हार निश्चित है। वह चुपचाप अपने घोड़े पर बैठकर भागने लगा। वीर ने उसे देख लिया। वह तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और उसका पीछा करने लगा। दोनों घोड़े घने जंगल, संकरी पगडंडियों और ऊंची पहाड़ियों को पार करते हुए एक प्राचीन पुल तक पहुंचे। पुल के नीचे तेज बहाव वाली नदी थी। महामंत्री ने, यदि मुझे राज्य नहीं मिलेगा तो तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगा। दोनों के बीच अंतिम द्वंद्व शुरू हुआ। लंबे संघर्ष के बाद वीर ने एक सटीक वार किया। महामंत्री की तलवार उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह पुल के नीचे नदी में जा गिरा। सैनिकों ने बहुत खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुछ दिनों के बाद सूर्यगढ़ में विजय उत्सव मनाया गया। पूरे राज्य को फूलों और दीपों से सजाया गया। प्रजा ने वीर का भव्य स्वागत किया। राजा विक्रमसेन ने दरबार में घोषणा की, आज से वीर केवल इस राज्य का रक्षक ही नहीं बल्कि सूर्यगढ़ का युवराज भी होगा। पूरा दरबार तालियों और जयघोष से गूंज उठा। राजकुमारी आर्या मुस्कुराते हुए बोली, जिस व्यक्ति ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना राज्य और प्रजा की रक्षा की, उससे योग्य युवराज कोई नहीं हो सकता। वीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, सिंहासन का सम्मान तभी है जब राजा अपनी प्रजा की सेवा करे। मैं जीवन भर सूर्यगढ़ की रक्षा करने का वचन देता हूँ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग खुश थे कि उन्हें एक साहसी और न्यायप्रिय रक्षक मिल गया था। राजकुमारी आर्या और वीर ने मिलकर सूर्यगढ़ को पहले से और अधिक समृद्ध, सुरक्षित और खुशहाल बनाया। कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि सच्चा साहस केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा करने, सत्य का साथ देने और अपने कर्तव्य को निभाने में होता है। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।